हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें प्यारे साथियों, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ के पर लगातार बढ़ते चलें। हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और इसी दिल्ली सल्तनत में हमारी जो पिछली कक्षाएं थी वहां पर हमने गुलाम वंश की बात करी और अंत में हमने बात करी थी बलबन की। किस प्रकार से उसने लौ एवं रक्त की नीति दी, उसके राजत्व के सिद्धांत में जो है विशेष रूप से अमूलचूल परिवर्तन हुआ। गुलाम दल या गुलाम चालीहा दल, जो कि 40 गुलामों का दल बनाया गया था वस्तुतः इल्तुतमिश के द्वारा। उस इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए दल में प्रारंभिक समय में वो उसका सदस्य रहा करता था, लेकिन जैसे ही शासक बना उसने इस गुलाम चालीसा दल का क्या कर दिया था, दमन कर दिया। ठीक है, कुछ नई चीजें भी उसने अपने शासनकाल के दौरान प्रारंभ की, जैसे सिजदा और पाबोस जैसी नई प्रथाएं प्रारंभ की, और साथ ही साथ जो है उसने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे फारसी नवरोज उत्सव उसने मनाना प्रारंभ किया। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने बरीद कहा जाता था, और फिर मैंने आपको बताया कि एक सैन्य विभाग की भी उसने स्थापना की जिसे क्या कहा जाता था, दीवाने अर्ज। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्योंकि वहां पर उस समय मंगोलों का बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ करता था, इसलिए अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए उस संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर उसने एक तो दुर्गों की श्रृंखला सी बनवा दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र को जो है उसने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अपने छोटे बेटे बुगरा खां और बड़े बेटे मोहम्मद खां के साथ में इन सीमा क्षेत्रों का उसने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। सोनम सुमाना वाला जो क्षेत्र था वो वस्तुतः दिया गया था बुगरा खां को, और वहीं सिंध मुल्तान और लाहौर वाला जो क्षेत्र था वो दिया गया था मोहम्मद खां को। ठीक है, यहीं पर मैंने आपको बताया कि 1286 ईस्वी में आक्रमण होता है मंगोल आक्रांता तैमूर का, और मोहम्मद खां उस आक्रमण में मारा जाता है, और इसी से वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, और 1287 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में कई राजनीतिक उठापटक होते हैं। केकुबाद और क्यूमर्स शासक बनते हैं। इन दोनों को फिरोज खिलजी मार देता है, और मारने के बाद में एक नए वंश की नींव डालता है जिसे हमने कहा खिलजी वंश। ठीक है, और आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाला है हम लोग खिलजी वंश की। खिलजी वंश, देखो ध्यान से सुनना भाई। खिलजी वंश के यदि हम शासनकाल के समय की बात करते हैं तो शासनकाल का समय कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं, केवल और केवल 30 वर्ष का शासनकाल रहा। 30 वर्ष का शासनकाल रहा तो बोले तो कितना, 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का जो शासनकाल का समय है वो शासनकाल का समय किसका है, खिलजी वंश का है। किसका है, खिलजी वंश का। लेकिन इन 30 वर्षों के दौरान इन खिलजियों ने जो भारत में कार्य किया वो अतुलनीय था, और विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी। कौन, विशेष रूप से कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत खतरनाक कार्य किए। जैसे कि मैं अभी आगे जब अलाउद्दीन खिलजी बताऊंगा तब मैं आपको कहूंगा कि जोधपुर से एक ताम्रपत्र मिला, उस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से ये संपूर्ण धरती कंपायमान हो उठी थी। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर जो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई, इसी खिलजी वंश की स्थापना को हमने खिलजी क्रांति कहा था। उसके पीछे भी कारण था, क्या क्या कारण थे उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारे सामने बड़ा मुद्दा यह है कि ये खिलजी जो है वो खिलजी है कौन। देखो, पहला ही बड़ा जो मुद्दा है वो आता है कि खिलजी थे कौन, खिलजी थे कौन। तो देखो ध्यान से सुनना बेटा कि अफगान का एक क्षेत्र है ना, अफगान क्षेत्र में हेलमंद नदी का क्षेत्र, कौन सा, हेलमंद नदी का क्षेत्र, और हेलमंद नदी के क्षेत्र जो थे वो वस्तुतः खिलजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे, खिलजा कहलाते थे, और यहीं का व्यक्ति था कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जब इसने भारत में यहाँ पर दिल्ली में एक नई साम्राज्य की जब नींव डाली, एक नए वंश की नींव डाली, यही लोग क्या कहलाए, खिलजी कहलाए। क्या कहलाए, खिलजी कहलाए। और वस्तुतः जिस खिलजा की हमने बात करी है ना, वो खिलजा जो था वो खिलजा जाति है। ठीक है, खिलजा क्या है, निवासी जो होते थे वो खिलजा कहलाते थे हेलमंद नदी क्षेत्र के। तो ये वस्तुतः जो खिलजा जो थे, या फिर हम बात करें खिलजी की, एक ही बात हो गई। तो ध्यान रखना कि ये जो थे वो तुर्कों की कुल 64 जातियां मानी गई थी।
तुर्कों की कुल 64 जातियों में से एक जाति थी खिलजी। कौन सी? खिलजी। अगली बात समझ। तो देखिएगा कौन है, तो अफगान के हेलमंद नदी क्षेत्र के लोग, नदी क्षेत्र के निवासी, ठीक है, जो कि क्या कहलाते थे? खिलजा कहलाते थे। क्या कहा जाता था? खिलजा कहा जाता था। और यही क्या कहलाए? खिलजी कहलाए। यही आगे चलकर खिलजी कहलाए। और वस्तुतः ये तुर्कों की 64 जातियों में से एक जाति थी। तुर्कों की कुल 64 जातियों में से एक थे। ठीक है, आगे बात समझ। तो पहला तो ये बात हो गई, क्या बात हो गई कि साहब खिलजी वस्तुतः है कौन? तो हेलमंद नदी क्षेत्र था अफगान में, वहीं के निवासी क्या कहलाते थे? खिलजा कहलाते थे। यही खिलजी कहलाए फिर, और ये वस्तुतः तुर्कों की कुल 64 जातियों में से एक थे। आगे बात समझ में। अब देखिएगा खिलजी क्रांति क्या चीज? खिलजी क्रांति क्या चीज है? क्या है ये खिलजी क्रांति? तो देखो, खिलजी क्रांति का मतलब क्या है उसको समझो। बलबन जो था, उस बलबन ने लौह एवं रक्त शुद्धि की नीति अपनाई। और मैंने आपको कहा कि वस्तुतः बलबन जो था वो गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति था। इस बलबन को गरीब लोगों का रक्त पिशाचु कहा गया था। बलबन को क्या कहा जाता था? गरीब लोगों का रक्त पिशाचु कहा गया। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। जातिवाद का उदय हुआ बलबन के काल में। अब जातिवाद का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को ईरान के एक आफरासियाबी, ईरान या फारस एक ही बात है, ठीक है, ईरान का सबसे जो उच्च कुल था आफरासियाबी, इस आफरासियाबी का वंशज मानता था, पहली बात तो। और इसीलिए जातिवाद का उदय हुआ। हमेशा उसने बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान, बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान जो है उच्च पद जो हमेशा अमीर लोगों को दिया। उच्च पद जो थे वो हमेशा और हमेशा किन लोगों को दिए? उसने अमीर लोगों को दिए। अमीर लोगों का मतलब उच्च कुल में उत्पन्न जो लोग जो होते थे, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी होती थी, तो उन लोगों को उसने उच्च पद दिए। अब उच्च पद दिए तो यहीं से हुआ क्या कि जातिवाद का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? जातिवाद का उदय हुआ। और जाति के आधार पर पद की प्रतिष्ठा बढ़ी। किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में। वहीं यदि हम इसके विपरीत बात करें तो खिलजियों ने क्या किया? एक तो देखो, खिलजी क्रांति जो है ना, वो नाम दिया गया था के.एस. लाल के द्वारा। किसके द्वारा? के.एस. लाल के द्वारा। खैर इतना डीप आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता, सब्जेक्ट की बात है तो इस हिसाब से मैंने बता दिया। अब जो जातिगत आधार पर, ठीक है ना, जो चीजें चल रही थी, अमीर वर्ग का एक अलग रूप में उदय हुआ। तो खिलजी काल के दौरान पहली चीज तो ये धारणा समाप्त हो गई कि केवल अमीर व्यक्ति शासक बन सकता है, पहली चीज। और जहां बलबन के काल पर अधिकारी का पद अमीर लोगों को दिया जाता था, तो यहां खिलजी काल में क्या किया गया कि अधिकारी का पद जो था वो योग्यता के आधार पर दे दिया गया। जातिगत आधार पर अधिकारी का पद देना उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि बलबन के काल में क्या हुआ था कि जाति को विशेष दर्जा दिया।
तो नस्ली भेदभाव जो वहां पर प्रारंभ हुआ था, तो एक तरीके से यहां पर इस खिलजियों ने क्या किया कि नस्लीय भेदभाव समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? नस्लीय भेदभाव समाप्त कर दिया। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में योग्य व्यक्ति है तो उसको अधिकारी का पद दिया जाता था, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी हो। और जो जातिगत व्यवस्था थी, उस जातिगत व्यवस्था को भी इन खिलजियों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भारतीय मुसलमान और हिंदुओं को भी बराबरी का दर्जा दिया गया। अब जब ये सारी चीजें हुई तो तुर्कों का अमीर जो वर्ग था, उस अमीर तुर्की वर्ग का, अमीर तुर्कों का क्या हो गया था? प्रभाव समाप्त हो गया। और इसी के साथ में बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था, ये बलबन के राजत्व का सिद्धांत भी क्या हो चुका था बेटा? समाप्त हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, बलबन चूंकि उलेमा वर्ग के महत्व को स्वीकार करता था, उसने अपने आप को देवीय पुंज या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। फर्रे इज्जती जैसी उपाधियां दी, जिल्ले इलाही जैसी उपाधियां दी। आगे बात समझ में? तो यहां पर जब ये सारी की सारी चीजें हुई, एक सामान्य वर्ग का उदय हुआ एक तरीके से। कौन से काल में? खिलजी काल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उलेमा वर्ग जो था, उलेमा वर्ग का मतलब क्या है? जो इस्लाम के अनुसार जो है शासन संचालित करवाते थे। उलेमा वर्ग का उदय ही बलबन काल में सर्वाधिक था। तो इसी कारण से जो जातिगत व्यवस्था जो आई थी, जो नस्लीय भेदभाव जो आया था, वो सर्वोच्च बढ़ गया था। अब इन खिलजियों ने क्या करा? उलेमा वर्ग के महत्व को जो है अस्वीकार कर दिया। और साथ ही साथ ध्यान से सुनना कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो इतना तक कह दिया कि मैं राज्य हित में है वही करूंगा, वह नहीं करूंगा जो कि धर्म के हित में। मैं केवल और केवल ऐसा ही कार्य करूंगा, मैं केवल और केवल ऐसा ही कार्य करूंगा जो राज्य के हित में। मैं वो काम नहीं करूंगा जो धर्म के हित में है, क्योंकि धर्म भटकाता है। ये बात किसने कही? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात किसने कही थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हालांकि वो कहता है कि मैंने ज्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं वही करूंगा जो जनता के हित में है, जो राज्य के हित में है। मैं वो नहीं करूंगा जो धर्म के हित में है। जो किसके हित में है? धर्म के हित में है। तो इस प्रकार से खिलजियों ने साबित कर दिया कि राज्य जो है वो धर्म की सहायता के बिना भी संचालित किया जा सकता है। राज्य धर्म की सहायता के बिना भी संचालित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार पहली बार सुदूर दक्षिण भारत तक हुआ। खिलजी वंश के शासक प्रथम भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन में स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के लिए तुर्कों व गैर तुर्कों को शामिल किया। साम्राज्यवादी व आर्थिक जो नीतियां थी, उन आर्थिक नीतियों में उन्होंने क्या किया? अमूलचूल परिवर्तन किया। क्या किया उन्होंने? अमूलचूल परिवर्तन किया। इतिहासकार मैंने कहा कि एक तो थे हबीबुल्लाह और एक थे के.एस. लाल। इस के.एस. लाल ने ये जो सारे परिवर्तन हुए, इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर इस संपूर्ण काल को या इस स्थापना को, ये जो परिवर्तन थे, इन समस्त परिवर्तनों को उन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? खिलजी क्रांति। क्या नाम दिया? खिलजी क्रांति नाम दिया। आगे बात समझ में? यही चीज क्या कहलाती है? खिलजी क्रांति कहलाती है। तो खिलजी क्रांति क्या है? बलबन का राजत्व का सिद्धांत, बलबन का राजत्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया। जातिवाद या नस्लवाद
वे तुर्कों के अमीर वर्ग, तुर्कों के अमीर वर्ग, अमीर वर्ग का प्रभाव समाप्त कर दिया। उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग के महत्व को नकारा। एक का कथन मिलता है। एक का मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी, एक का मतलब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। आ गई बात समझ। एक का क्या कथन है कि मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा जो राज्य हित में हो, जो राज्य हित में हो। वह नहीं जो धर्म के हित में हो। ठीक है, कि खिलजियों ने यह धारणा समाप्त की कि केवल अमीर वर्ग, अमीर ही शासक बन सकता है। अधिकारी का पद योग्यता के आधार पर दिया, न कि जातिगत। अतः नस्लीय भेदभाव समाप्त हो गया। अपने अधिकारियों में भारतीय हिंदुओं वे तुर्कों को भी शामिल किया।
ठीक है, यह साबित किया कि राज्य धर्म की सहायता के बगैर भी चलाया जा सकता है। धर्म की सहायता के बिना भी चलाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि पहली बार इंपोर्टेंट करना इसको, साम्राज्य का विस्तार, पहली बार दिल्ली सल्तनत का विस्तार, दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण भारत, भारत में हुआ। साम्राज्यवादी व आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। साम्राज्यवादी व आर्थिक नीतियों में किया। तो यही सारी जो चीज थी, यही चीज आपकी क्या कहलाई, खिलजी क्रांति के नाम से कहलाई। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके ये पढ़ाया क्योंकि आरएस वगैरह का जो पेपर होता है उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो ये सारी की सारी चीजें थी वो क्या थी, खिलजी क्रांति था। ठीक है, अब देखिएगा संस्थापक की बात कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल की बात करेंगे बेटा सबसे पहले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल का समय है वो शासनकाल का समय है आपका 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखना कि खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का ये क्या है, संस्थापक। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसने केकुबाद व क्यूमर्स को मारा और क्यूमर्स के मारने के बाद में खिलजी वंश की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। ये याद रखिए ना कि केकुबाद ने इसको आरिज ए मुमालिक के पद पर,
किसके, आरिजे मुमालिक के पद पर जो है स्थापित किया था। और साथ ही साथ एक इसे शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी, किसने, केकूबाद ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उपाधि, उपाधि कौन सी इसकी, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, उपाधि कौन सी थी इसकी, शाइस्ता खां। किसने दिए बेटा, ध्यान रखना, केकूबाद ने, केकूबाद द्वारा, किसके द्वारा, केकूबाद द्वारा प्रदत्त है ये। इसकी बात कर लेते हैं हम राज्याभिषेक की, कि राज्याभिषेक कहाँ करवाया। तो केकूबाद ने, मैंने आपको कहा कि केकूबाद ने एक महल बनाया था जिसका नाम था क्या, किलूखरी महल। इसी किलूखरी महल, ये किलूखरी महल वस्तुतः दिल्ली के समीप था, और यहां पर इसने क्या करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के साथ ही साथ इसको, इस किलूखरी को अपनी राजधानी भी बनाया। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद में एक तरीके से किलूखरी जा रही है, कहां पर, राजधानी। वस्तुतः किलूखरी है तो दिल्ली के समीप ही, लेकिन किलूखरी महल, ठीक है, जो कि जिसका निर्माण, या किलूखरी महल या दुर्ग, मैंने आपको बताया था, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, केकूबाद के द्वारा। ठीक है, और यहीं पर इसने अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवा के इसको अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 70 वर्ष की आयु में शासक बनता है। कितने वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में शासक बनता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध और सबसे बूढ़ा शासक माना जाता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो राज्याभिषेक किलूखरी महल में करवाया, किलूखरी महल, किलूखरी महल में करवाया। वह इसे ही अपनी राजधानी बनाया। इसे ही अपने क्या बनाया, राजधानी बनाया। ध्यान देना बेटा जी कि 70 वर्ष की आयु में शासक बना, 70 वर्ष की आयु में शासक बना। और इसीलिए इसको इंपोर्टेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग या वृद्ध, ठीक है, या सबसे ज्यादा आयु वाला, जो कि सबसे ज्यादा आयु में शासक बना, कौन था बेटा जी, याद रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, सबसे बुजुर्ग वृद्ध सुल्तान माना जाता है। ठीक है साहब, आगे बात समझ। अब बुढ़ापे में शासक बना बेचारा जीव, है ना। अब बुढ़ापे में वैसे भी व्यक्ति क्या है कि शांत प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात समझ, जैसे हमारी मेंदल टीम। ठीक है, तो इसकी जो शासन नीति जो इसने अपनाई, वो शासन नीति थी आंतरिक शासन नीति। कौन सी, आंतरिक शासन नीति। आंतरिक शासन नीति का मतलब क्या है, मैंने कहा ना, वैसे भी बुढ़ापे में जाकर के शासक बनाए। लिख लेना इसको साइड में कहीं, ये मत लिखना है कि बुढ़ापे में जाके शासक बनाए। शासन की नीति, आंतरिक शासन नीति। वहीं पर पीछे हमने बलबन की बात की,
लौह एवं रक्त शुद्धि की नीति। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आंतरिक शासन नीति अपनाई। आंतरिक शासन नीति का मतलब क्या था? आंतरिक शासन नीति का मतलब यह था कि सभी को प्रसन्न रखने की नीति, सभी को प्रसन्न रखने की नीति थी ये। ठीक है, सबको खुश रखना चाहता था। 70 वर्ष की आयु में आदमी वैसे भी ज्यादा क्या करेगा? ठीक है, अब जैसे ये शासक बना, जैसे ये बुढ़ापे में बेचारा जीव शासक बना, शासक बनते ही इसके खिलाफ जो है कुछ विद्रोह हुए, छज्जा गिरा। सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना, शासक बनते ही उसके ऊपर क्या गिर गया था? छज्जा गिर गया था। क्या गिर गया? छज्जा गिर गया। इस छज्जा को याद रखना। कैसे याद रखोगे? कि व्यक्ति का नाम मिलता है मलिक छज्जू। इस मलिक छज्जू ने इसके 1290 में जैसे ये शासक बना, शासक बनते ही उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। वस्तुतः इस मलिक छज्जू की यदि हम चर्चा करें तो मलिक छज्जू जो था ये बलबन के परिवार का व्यक्ति था। कौन था? बलबन के परिवार का व्यक्ति था। और वस्तुतः ये कड़ा और मणिकपुर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ठीक है ना, कड़ा मणिकपुर का क्या हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था। छज्जू ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद में थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ी सी, ठीक है, सुल्तान मगिसुद्दीन की उपाधि धारण करी। अब सुल्तान तो जलालुद्दीन फिरोज है और उधर उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये बात जलाल को थोड़ी सी समझ में नहीं आई। विद्रोह करने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण क्या था? कि वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। दिल्ली का क्या बनना चाहता है? सुल्तान बनना चाहता है। तो भाई साहब गुस्सा आया किसको? थोड़ा सा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि बड़ी मुश्किल से तो बुढ़ापे में शासक बना और शासक बनते ही मलिक छज्जू मेरे ऊपर छज्जा गिरा रहा है, सुल्तान बनना चाह रहा है, विद्रोह कर दिया मेरा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास में एक सबसे बड़ी तोप थी। सबसे बड़ी तोप क्या? AK, अलाउद्दीन खिलजी AK-56। और वस्तुतः ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। भतीजा और क्या था? दामाद था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे या दामाद, ठीक है, इसको भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। मलिक छज्जू का क्या करने भेजा? दमन करने के लिए भेजा। अब AK के सामने कोई टिक सकता था क्या? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी नवयुवक, खतरनाक वाला आदमी, क्रूर व्यक्ति, दमनकारी व्यक्ति, इस मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक कथन मिलता है। क्या कथन मिलता है? कि मुसलमानों का खून बहाना, क्या चीज? मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं मुसलमानों के खून बहाना नहीं चाहता। ठीक है, आगे बात समझ में। हालांकि वो स्वयं के लिए बोलता था, उदारवादी प्रवृत्ति का था, लेकिन उसने मलिक छज्जू को क्या कर दिया? माफ कर दिया। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो जाती है, हो गई तेरे से भी, नया नया खून था, कोई बात नहीं, और माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को यहीं से प्रश्न होकर के मणिकपुर का क्या कर दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया। वस्तुतः मणिकपुर का सूबेदार पहले कौन था? मलिक छज्जू था। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी राजा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी राजा कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आ गई बात समझ में? तो यहीं पे लिख दूं क्या? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम उदारवादी राज, प्रथम उदारवादी सुल्तान था। जो ये कहता था कि मुसलमानों का खून बहाना मेरे बस में या मेरे बस की बात नहीं है। चलिए, मलिक छज्जू का विद्रोह।
ठीक है, देखो जब चीजें परिवर्तित होती है, सत्ता परिवर्तन होता है ना, तो भाई विद्रोह तो होता ही है। कौन है ये मलिक सज्जू? तो ध्यान रखना कि बलबन के परिवार का था, बलबन के परिवार का था। जो कि कड़ा व मणिकपुर का सूबेदार था। कड़ा व मणिकपुर यूपी में है बेटा, का सूबेदार था। ठीक है, कब किया विद्रोह? तो 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे व दामाद, अपने भतीजे वे दामाद अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, अब इस अलाउद्दीन खिलजी के देखे लो, ध्यान से सुनना भाई। अब आगे वाले तो क्योंकि बड़े बड़े नाम है, बार बार इतने मोटे नाम नहीं लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को हम बोलेंगे एके, अलाउद्दीन खिलजी को हम क्या बोलेंगे? एके। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हम क्या बोलेंगे? जेके, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, फिरोज खा गए बीच में, हमने शॉर्ट नाम कर दिया है। ठीक है, तो अपने दामाद व भतीजे, अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को इसका दमन करने हेतु भेजा। ठीक है, एके ने इसे पराजित कर जेके के सामने, समझ गए ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जेके के सामने बंदी बनाकर लाया। जेके ने माफ कर दिया, जेके ने माफ कर दिया। जलालुद्दीन ने, या सीधे सीधे अब तो मैं जेके लिख दूं, जेके ने एके को मणिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का यहां पर उदय हो रहा है बेटा। अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का उदय हो रहा है कब? मलिक छज्जू के विद्रोह का जब उसने दमन किया, मलिक
छज्जू के विद्रोह का जब उसने दमन किया तो वहीं से, जो ध्यान से सुनना, कि इसको जो है क्या बना दिया गया, एक तरीके से मणिकपुर, कहाँ पर है, यूपी में है, कड़ा और मणिकपुर दोनों क्षेत्र थे, इसका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। देखो एक ध्यान और रखना कि इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ एक व्यक्ति था, ईरानी फकीर, जिसका नाम मिलता सिद्दी मौला। क्या नाम मिलता है? सिद्दी मौला। इस सिद्दी मौला ने भी जो है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ईरानी फकीर था जो कि लोगों को इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ भड़का रहा था, और फिरोज खिलजी ने आदेश देकर के, ये एकमात्र ऐसा कार्य है जो कि उसने क्रूरता पूर्वक किया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। हाथियों के पैरों तले क्या कर दिया था? कुचलवा दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक कथन भी मिलता है, किसका? खुसरो की पुस्तक है मिफ्ता उल फतेह, मिफ्ता उल फतेह, वहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का थोड़ा सा एक कथन भी मिलता है, इसके साथ ही बता रहा हूं। क्या कथन मिलता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मेरे महल के सामने से अनेक हिंदू ढोल नगाड़े बजाते हुए गुजरते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय एक तरीके से ये नस्लीय भेदभाव वाली चीज मिलती है, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ईरानी फकीर सिद्दी मौला द्वारा विद्रोह करने पर उसे हाथियों के पैर तले, उसे हाथियों के पैर तले कुचलवा दिया, कुचलवा के मरवा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये कुछ चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अभी पूरा करना हम लोगों को। एक तो खिलजी के कुछ अभियान बता रहा हूँ, जेके के, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सबसे पहले मंगोल का अभियान किया। मंगोल अभियान 1292 ईस्वी में किया। मंगोल आक्रांता था जिसका नाम मंगोल आक्रांता था पहले, जिसका नाम था हलाकू। इस हलाकू का एक पौत्र हुआ करता था, इस पौत्र का नाम था अब्दुल्ला। इस अब्दुल्ला ने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर आक्रमण किया? देखो, खतरनाक व्यक्ति था, मंगोल का आक्रांता, जिसका नाम क्या था? हलाकू था। ठीक है, क्या नाम है? हलाकू। इस हलाकू का पोता था, ये मंगोल है। कौन है बेटा? मंगोल है। और मंगोल का पौत्र इस मंगोल हलाकू, ठीक है ना, मंगोल हलाकू का पोता, हलाकू का पौत्र था। इस पौत्र का नाम क्या था? अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। इस अब्दुल्ला ने 1292 ईस्वी में, क्या नाम है इसका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को अभी दुल्ला बनाएंगे, ठीक है। तो इस अब्दुल्ला ने 1292 ईस्वी में पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। और पंजाब के ऊपर आक्रमण किया तो भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद तो लड़ने नहीं जाएगा,
ठीक है, वही बात है, 70-72 साल का आदमी है देखो, ठीक है। और क्या हुआ, एक ही बड़ी तोप, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये बात समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो, तो इसका दमन करने के लिए, क्या चीज, दमन करने के लिए किसको भेजा, एके को भेजा, किसको भेजा, एके को भेजा। और एके ने अब्दुल्ला को पराजित किया, अब्दुल्ला को क्या किया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद में उसे बंदी बना लिया, उसे क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में उसके पैरों में जंजीरें डाली, हाथों और पैरों में, ठीक है, हाथों और पैरों में क्या डाली, जंजीरें डाली। और डालने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने लेकर के आया। तो इसको जलालू ने देखो बंदी बनाया, देखो क्या बनाया, बंदी बना, जेके के सामने लेके आया, किसके सामने, जेके के सामने लेके आए। और जेके ने क्या कर दिया, इसको फिर से माफ कर दिया, फिर से इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। खतरनाक आदमी है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ भी उदारवादी नीति का अनुसरण किया है, मंगोलों के खिलाफ भी उसने क्या किया है, उदारवादी नीति का अनुसरण किया है। और यहीं पर देखिएगा, उसके बाद में चंगेज खां का एक वंशज था, चंगेज खां के वंशज जिसका नाम था उलूग खां, क्या नाम था, उल्गू खां, माफ करना, क्या नाम था, उल्गू खां। इस उल्गू खां ने भी आक्रमण करने की नीति अपनाई थी, परंतु नीति अपनाने से पूर्व ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, किसके साथ में, उल्गू खां के साथ में, जो कि चंगेज का वंशज था, ठीक है, किसका वंशज था, चंगेज का वंशज था। यही उल्गू खां, यही उल्गू खां अपने 4000 साथियों के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता, ध्यान देना, अपने 4000 साथियों के साथ में भारत आता है। और भारत आने के बाद में दिल्ली और गुजरात वाले क्षेत्र में बस जाता है। कहां पर, दिल्ली और गुजरात का जो क्षेत्र था, कौन सा, गुजरात और दिल्ली वाला जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आकर के बस जाता है। और इन्होंने यहां आकर के इस्लाम धर्म कबूल किया, भारतीय इस्लाम, ठीक है ना। और इसीलिए ये नवीन मुसलमान कहलाए, क्या कहलाए, नवीन मुसलमान कहलाए। ये यूपीएससी का प्रश्न है, ध्यान देना, नवीन मुसलमान पूछा हुआ है। नवीन मुसलमान किसके काल में बने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में, किसके काल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में। नवीन मुसलमानों का समीकरण कौन से शासक के साथ में है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ में। आगे बात समझ, ये चीजें लिख रहा हूं मैं आपको। मंगोलों का दमन, वे उनके साथ वे संबंध, ध्यान देना कि 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रांता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला ने पंजाब पर आक्रमण किया। तो क्या हुआ साहब, अलाउद्दीन खिलजी ने
जी ने इसे पराजित कर जलालुद्दीन के सम्मुख प्रस्तुत किया। जेके ने माफ कर दिया। जेके ने मंगोलों के विरुद्ध भी उदारवादी नीति अपनाई। उसने चंगेज खां के वंशज उल्गू खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया। उल्गू खां अपने 4000 साथियों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बेटा, साथियों के साथ भारत आया। दिल्ली व गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में बसा। दिल्ली व गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में बसा। अपने समस्त साथियों के साथ भारतीय इस्लाम कबूला।
यही समस्त लोग नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए? नवीन मुसलमान। याद रखना बेटा, नवीन मुसलमान, ठीक है ना। अब ये नवीन मुसलमान, ये देखो उस समय तो क्या है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसे थे, ठीक है, गुजरात और उसका आसपास का क्षेत्र। यही आसपास का क्षेत्र फिर क्या कहलाया? मंगोलपुरी। क्या कहलाया? यही क्षेत्र वर्तमान में, यही क्षेत्र वर्तमान में मंगोलपुरी जाना जाता है, ठीक है। तो नवीन मुसलमानों का ध्यान रखना, नवीन मुसलमानों का जो है किसके साथ में है? नवीन मुसलमान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। आगे बात समझिए। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात करेंगे जाहिन युद्ध का, अंतिम बात है हमारी जाहिन का युद्ध। जाहिन का युद्ध देखिएगा, समझिएगा भाई। जाहिन का युद्ध लड़ा गया 1291 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वर्सेज हमीर देव, रणथंबोर के चौहान शासक, रणथंबोर के चाहौन शासक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंबोर के किले का घेरा डाला और हमीर ने इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा, बूढ़े आदमी काहे को आया यहां बेइज्जती करवाने के लिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हमीर ने बहुत बुरी तरीके से क्या किया? पराजित किया, बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पराजित होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक बात कही। क्या बात कही? कि मैं मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत भी ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूं। आ गई बात समझ में? तो हालत खराब कर दी हमीर ने। पराजित होने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने भड़ास निकालने के लिए अनेक हिंदू मंदिर तोड़े, अनेक हिंदू मंदिर तोड़े। तो जाहिन का युद्ध कब लड़ा गया? 1291 ईस्वी। किसके मध्य? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमीर देव, ठीक है, रणथंबोर के चौहान शासक। जेके ने किले का घेरा डाला। हमीर देव ने जेके को बुरी तरह से पराजित किया। हमीर देव ने जेके को पराजित किया। अब देखो जेके का कथन भी सुन लो भाई। जेके का कथन,
ऐसे 100 दुर्गों की कीमत मैं मेरे मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर से ज्यादा समझता हूं। मेरे मुसलमान के सिर के एक बाल से ज्यादा समझता हूं, बाल से कम समझता हूं। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, कम समझता हूं। ठीक है, कि मेरे मुसलमान के एक बाल की कीमत भी ऐसे 100 दुर्गों से क्या है, ज्यादा है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो ये था जाहिन का युद्ध, पराजित कर दिया किसने, अमीर ने। दे धमाधम किसको, जेके को नानी याद दिला दी। खैर, अगली क्लास में हम और भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात करने वाले, किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जलाल को मारा और किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य संचालित हुआ। ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।